दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे लेखक अमरकांत द्वारा लिखी कहानी लड़की की शादी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक कहानी केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करें और इसकी कहानियों का आनंद उठाएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे चारों ओर घोर अंधकार कुंडली मारकर बैठा है। रात को मुझे देर तक नींद नहीं आती। खाने बैठता हूं तो 2 कौर मुंह में डालकर उठ जाता हूं। उत्साह एकत्र कर किसी दूसरे काम में मन लगाने की चेष्टा करते ही मेरी हालत उस फुटबॉल की तरह हो जाती है जिसकी हवा सहसा निकल जाए। इस दुनिया को मैं मूर्ख समझता रहा और हर बार अपनी शक्ति और कौशल से उसको अपने पक्ष में कर लेता रहा, परंतु अब लगता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। अपने धन और ख्याति से फूलकर सबसे पहले मैंने एक मंत्री के यहां कोशिश की थी। उसका लड़का खूबसूरत था, साथ ही वो एक रौब-दाब की जगह पर काम करता था। काश कि वो हाथ आ जाता, परंतु उसका बाप बड़ा होशियार निकला। राज्य की जनता पर शासन करने के अलावा उसने मुझे 1 वर्ष तक इतना दौड़ाया कि मेरे पांव के जूते घिस गए और आखिर में माफी मांगते हुए कहा कि अपने एक खास रिश्तेदार की सिफारिश के कारण उसको अपने लड़के की शादी दूसरी जगह करनी पड़ रही है। इससे भी मेरी आंख नहीं खुली। अब मैं एक कलेक्टर के लड़के के लिए कोशिश करने लगा जो पुलिस कप्तान के पद के लिए चुन लिया गया था। लड़के को देखकर छींक आती थी। बोलता तो फूल झड़ते। कई बार बुजुर्ग रिश्तेदारों और प्रभावशाली मित्रों का प्रतिनिधिमंडल लेकर मैं वहां पहुंचा। बातें प्रेम के वातावरण में कुछ इस प्रकार होती कि कोई खास नतीजा न निकलता और आगे के लिए उम्मीद काफी बढ़ जाती। अंत में हुआ वही, लड़का अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं। ये सच है कि 2-3 और संपन्न तथा खूबसूरत लड़कों के लिए मैंने दौड़ धूप की, परंतु उत्तर मुझे दूसरा नहीं मिला। अब मैं एक अनजान जंगल में भटक रहा था। मेरी बुद्धि कांटों पर फन मारने वाले सर्प की तरह क्षत विक्षत हो गई थी। साफ बात है कि मुझसे पहले ही मेरी लड़की की ख्याति पहुंच जाती। वो खूबसूरत नहीं थी, शरीर थुलथुल था और नाक चिपटी। जन्मते ही चेचक से एक आंख जाती रही थी। मैंने सोचा था कि उसको अधिक से अधिक पढ़ाऊंगा और काबिल बनाऊंगा, लेकिन वो इतनी घमंडी, हठी, क्रोधी और आलसी निकली कि इंटर से आगे पढ़ने से उसने इनकार कर दिया। लाड़ प्यार के कारण वो कोई शऊर वऊर भी न सीख सकी। खैर, वो मेरी इकलौती संतान थी और मैं उसको बेहद प्यार करता था। मैंने निश्चय किया था कि जीवन में उसको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा और उसकी अच्छे से अच्छे लड़के से शादी करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास था कि सुख स्वयं नहीं आता, बल्कि वो शक्ति, साहस और चतुराई से खरीदा जाता है। फिर यह कैसे संभव नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की लड़की रानी बनकर रहे। कई दिनों तक मैं बेपनाह दुख और निराशा में झूलता रहा। एक उमस भरी शाम को जब मैं बगीचे में छाती पर सिर झुकाए पागल की तरह टहल रहा था तो मुझे एक नौजवान की याद आई। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। इस नौजवान से मेरा कभी परिचय नहीं हुआ था। संभवतः उससे 2 या 3 बार रास्ते में आते जाते मुलाकात हुई थी और एक बार किसी सार्वजनिक सभा में। सामने आते ही वो काफी आदर के साथ झुककर नमस्कार करता। उसके होंठ मुस्कुराहट से फूल जाते, आंखें बाहर निकलकर चमकने लगती, गोया कि कुछ कहना चाहता हो। रुखाई से सिर हिलाकर मैं उसके अभिवादन को स्वीकार करता। आखिर प्रथम बार क्यों मैं उसका ध्यान कर रहा हूं? शायद मानसिक परेशानी और थकान की हालत में कभी कभी सर्वथा बेकार और असंबद्ध विचार मन में उठते हैं। लेकिन दूसरे दिन से ही मैं उस नौजवान की बेचैनी से तलाश करने लगा। क्यों, ये मैं नहीं जानता। बस उससे मेरी मुलाकात होनी ही चाहिए। हो सकता है कि भेंट होने पर मैं उससे बात न करूं। शायद मैं उसके चेहरे को फिर से देखना चाहता हूं। दरअसल मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे उस नौजवान पर बेहद गुस्सा आने लगा। शायद मैं उसको डांटना फटकारना चाहता हूं। और 2 महीने के बाद उससे मेरी ऐसे समय में मुलाकात हुई जब मैं सारी उम्मीद लगभग खो चुका था। मैं सपरिवार गंगा नहाने गया था। वो अपने कुछ साथियों के साथ एक पंडे की मड़ैया में खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। अचानक मेरा कलेजा तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं कैसी दहशत ने मुझे दबोच लिया था। फिर भी अपनी पत्नी और बेटी को एक दूसरी ही मड़ैया में खड़ा करा के मैं उधर ही धीरे धीरे बढ़ गया। जब नौजवान की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने फौरन आईना और कंघी पास की चौकी पर रख दी और तपाक से झुककर नमस्कार किया। उसने धोती को लुंगी की तरह पहन लिया था, ऊपर से कुर्ता, माथे पर चंदन का तिलक। उत्तर में मैं दोनों हाथों को जोड़कर अत्यधिक मिठास से मुस्कुराया।
मजे में? मैंने उसकी ओर बढ़कर पूछा। पहले वो सकपकाया। शायद उसको मुझसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की आशा नहीं थी। तत्पश्चात वो एक गीदड़ की तरह लपक कर मेरे पास पहुंच गया। जी हां, उसने सूखी आवाज में कहा। नाम भूल रहा हूं तुम्हारा, जरा। मैंने शेष मंतव्य कनखी के संकेत से प्रकट कर दिया। कृष्ण मोहन। ठीक ठीक। मैं इस तरह बोला जैसे अब उसको पहचान गया हूं, जबकि हालत उल्टी ही थी। अच्छा तो भैया कृष्ण मोहन, एक बात और पूछूंगा। बात यह है कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूं। अगर मैं इस समय भोजन करूं और 1 घंटा बाद तुम मुझसे पूछो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि खाया था या नहीं। मैं जाति वाति में विश्वास नहीं करता, केवल जानकारी के लिए। हाँ, तो तुम कौन बिरादर हो? मेरा पूरा नाम है कृष्ण मोहन चतुर्वेदी, लेकिन मैं भी जाति वाति में विश्वास नहीं करता। उसका मुंह काफी लाल हो गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम हैं भारतीय, और भारतीयता के अलावा हमारी कोई जाति नहीं हो सकती। डाकखाने में हो ना? डाकखाने में? पहले वो चौंका, फिर मुस्कुराने लगा। शिष्टतापूर्वक बोला, मैं तो नगर विद्यालय में पढ़ाता हूं। आपने ही तो वो नौकरी मुझे दिलाई थी। मेरा शरीर सनसनाने लगा, सिर चकरा गया, परंतु ऊपर से मैं सौम्य मुद्रा धारण किए रहा। जानता हूं भाई, खूब याद है। हाँ, मैंने मुस्कुराकर मृदु स्वर में कहा। बाल बच्चे मजे में है ना? मेरी अभी शादी नहीं हुई। वो देह को ऐंठता हुआ बेहद शर्मा कर बोला। गांव में घर के लोग हैं, माँ बाप भाई बहन। पिताजी ने मुझसे कहा था कि शहर पहुंचकर आपके दर्शन कराऊं। बड़ा संकोच होता था। मुझ में ये भारी कमजोरी है। कोई बात नहीं, संकोच कैसा? गांव कहाँ है? बुलंदशहर जिले में ना? देखो, मैं भूल रहा हूं। नहीं, बस्ती जिले में, गंगापुर। मेरे पिताजी का नाम राम मोहन चतुर्वेदी है। बस बस, तुम तो घर के आदमी हो, कैसा शर्म संकोच। आधी रात को भी तुम मेरे घर आओ तो भी तुम्हारा स्वागत होगा। आया करो। हाँ, जरा यहाँ अपना पता तो लिखा दो। कभी इधर से गुजरा तो आऊंगा। कितनी ही बातें पड़ जाती हैं। उसका पता मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया, फिर यह प्रदर्शित करने के लिए कि उससे मिलने में मेरा कोई खास मतलब नहीं और मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं। मैंने अचानक अत्यंत गंभीर और किंचित रूखा चेहरा बनाकर, जिसका मुझे काफी अभ्यास है, वहां से चला आया। भीतर ही भीतर मैं उत्तेजित था। महीनों से दुख, निराशा और असफलता की जो शिला मेरी छाती पर रखी पड़ी थी, वो सहसा हट गई। शायद 2 या 3 वर्ष पहले एक ऐसा वृद्ध देहाती मेरे एक पुराने मित्र का पत्र लेकर आया था, जो कांवर की तरह झुका था और जिसकी आंखों में कीचड़ भरा था। उसका लड़का BA LT था। मुझे याद नहीं कि उसके लिए मैंने क्या किया। शायद स्कूल की कमेटी के अध्यक्ष के पास फोन किया। लेकिन ये सब मैं नहीं सोचूंगा। मुझे चाहिए एकांत, कि मैं अपने दिमाग और कल्पना को उन्मुक्त छोड़ दूं, एक खिले सिखाए फुर्तीबाज घोड़े की तरह। घर आकर मैंने जल्दी जल्दी भोजन किया और बाहर आराम करने वाले कमरे में लेट गया। तेज हवा की हरहराहट के अलावा चारों ओर खामोशी थी। मेरे सामने उस नौजवान का चेहरा उभर आया। पतला, लंबा शरीर, गोरा रंग, सुडौल नासिका, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा ललाट। अच्छी खुराक और आराम से जब उसका शरीर भर जाएगा और आत्मविश्वास से हीनता गायब हो जाएगी, तो वैसा जवान ढूंढे ना मिलेगा। परंतु पहले मैं अपने को बधाई देना चाहता हूं। वही बातें निकली जिनकी मैंने कल्पना की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी मृत्यु का समय भी मुझको पहले से ही पता चल जाएगा। किसी व्यक्ति को देखकर या किसी खास परिस्थिति में पड़कर मेरे दिमाग में अनोखे विचार और कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। दुनिया जैसी है तो इसका मतलब है कि वो मेरे प्रति कृतज्ञ है या कृतज्ञ होने का आकांक्षी है। इसको कहते हैं विचार। इसलिए मैं अपने को विचारक और विद्वान कहता हूं। मैं छोटे से छोटे विचार की भी अवहेलना नहीं करता, उसको पालता पोसता हूं और अंत में उस पर सवार होकर इस दुनिया को जीत लेता हूं। जाहिर है कि इस दुनिया का शासक घोड़ा या चमगादड़ नहीं हो सकता। इसी से मेरे पास धन है और शक्ति भी। 16 वर्ष पहले मैं साधारण कार्य करता था। मैं जनसभाओं और साहित्यिक गोष्ठियों में भाषण देता और जोशीली कविताएं करता। कुछ मामूली विचार उठे और मेरे पास 2 ट्रकों के लाइसेंस आ गए। विचार विचार विचार। मैं लोगों से कहता कि वे चतुर्मुख क्रांति करें। इसके बाद तो देश भर के अखबारों में मेरी प्रशंसा निकलने लगी, मेरी साहित्यिक कृतियां और सेवाओं की भी। इसके बाद पाठ्य पुस्तक समिति का अध्यक्ष। विचार। और आज नगर की जितनी शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उनका मैं कोई न कोई पदाधिकारी हूं।
राष्ट्रीय महत्व की बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी समितियों का सदस्य हूं। मेरे सहयोग के बिना कोई राष्ट्रीय या साहित्यिक आयोजन नहीं होता। परंतु मैं बहक रहा हूं। जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती, मैं अपनी छोटी से छोटी योजना को गुप्त रखता हूं, अपने से भी। आखिर मुझे क्या हो गया है? ऐसी उत्तेजनापूर्ण दहशत का तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरा धन, मेरी प्रसिद्धि सब व्यर्थ हो जाएगी। मेरे आगे वैसा ही अंधकार अब भी है और वैसा ही अनिश्चय। यदि इस बार असफलता मिली तो मैं क्या करूंगा? अधिक संभावना इसी की है, तब शायद मैं आत्महत्या कर लूं। 1.5 महीना मैं पटाए रहा। ये दिन किस तरह बीते इसका बयान नहीं कर सकता। फिर सितंबर की एक शाम को, जब आकाश बादलों से घिरा था और तेज हवा चल रही थी, मैं सफेद खद्दर की धोती, कुर्ता और टोपी पहन तथा हाथ में छड़ी ले उसके यहां पहुंच गया। मकान खोजने में कठिनाई नहीं हुई, लेकिन वो एक ऐसी पतली और अंधी गली में था कि मुझे उबकाई आने लगी। वो ऊपर की मंजिल में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। मुझको देखकर उसका चेहरा फक्क पड़ गया, मुंह लाल हो गया और शर्म, संकोच तथा हीनता के भाव से बदन और हाथ ऐंठने लगा। मैंने बहुत ही स्नेह और आत्मीयता के साथ उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसको भीतर खींच ले गया। अरे, मुझको इतनी जल्दी भूल गए? वो बेहद दुबक गया था और आंखें चुरा कर मेरी ओर देख लेता था। एक ओर मामूली सी बसखट पड़ी थी जिस पर दरी और चादर बिछी थी। दूसरी ओर एक बांस की मेज और कुर्सी थी। एक कोने में एक पुराना ट्रंक था तथा दूसरे में एक स्टोव और कुछ बर्तन एवं कप सॉसर पड़े थे। मैंने हंसकर उसे बसखट पर बिठा दिया और कुर्सी को उसके पास खींचकर उस पर स्वयं बैठते हुए बोला, तुम मेरे लड़के के समान हो, इसलिए संकोच वंकोच छोड़ो। मैं बहुत ही जरूरी काम से इधर आया था, सोचा कि जरा तुम्हारा हाल चाल लेता चलूं। ये सच है कि बड़े बड़े मंत्री और अफसर लोग मुझको अपने यहां बुलाकर गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन मुझे तो गरीब की कुटिया में ही आनंद आता है। कृष्ण मोहन ने शिष्टाचारवश कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसमें से कोई आवाज ना निकली। मैं भाई बातें साफ कहता हूं, जब से तुमसे मेरी बातचीत हुई है मुझे तुम्हारे लिए बड़ी चिंता हो गई है। रोज ही मैं सोचता रहा हूं कि देखो ना, एक होनहार नौजवान इसलिए सड़ रहा है कि सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं। मैं आदमी को देखकर पहचान जाता हूं। बुद्धिमान और प्रतिभावान मुझको आकर्षित करते हैं। प्रतिभा, कला और संस्कृति को मैं धन और शक्ति से ऊंचा समझता हूं, इसलिए मैं प्रतिभावान नवयुवकों को उत्साहित करता हूं, उनकी मदद करता हूं, उनको आगे बढ़ाता हूं। इसमें जो स्वर्गीय आनंद है वो कहीं नहीं। मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गया होता, लेकिन मेरी लड़की कभी कभी बहुत परेशान करती है। मैं जोर से हंस पड़ा। मैं मृदु स्वर में बोल रहा था। कृष्ण मोहन का संकोच बहुत हद तक दूर हो गया था और उसकी आंखें अचंभे और प्रसन्नता से चमकने लगी थीं। मैं कहने लगा, बात यह है कि मेरी लड़की को कभी कभी अजीब झक सवार हो जाती है। एक दिन बोली, पापा जी, मैं शहर के ऐतिहासिक स्थानों को फिर से देखना चाहती हूं और आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। हार कर उसके साथ जाना पड़ा। क्या करूं, वो मेरी अकेली संतान है। वो मेरी लाखों की जायदाद की उत्तराधिकारिणी है। उसकी उपेक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता। तुमने तो उसको देखा है ना। देखने में वो खूबसूरत तो बहुत नहीं है, लेकिन उसका दिल मक्खन की तरह मुलायम है। घमंड उसे छू भी नहीं गया। गरीबों के लिए तो उसका दिल स्नेह से भरा रहता है। घर में कई नौकर चाकर हैं, लेकिन सब कुछ वही करती है। गृहस्थी के सारे काम धाम और इस व्यस्तता में भी पता नहीं वो कैसे समय निकालकर टैगोर, टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, विवेकानंद, गालिब वगैरह का भी अध्ययन कर लेती है। उससे बहस करके तुमको आनंद आएगा, अपने तर्कों से वो तुम्हें लाजवाब कर देगी। उसको शान और शौकत और प्रदर्शन पसंद नहीं। कहते संकोच होता है, लेकिन तुम तो निकट के हो। वो शादी एक ऐसे साधारण नौजवान से करना चाहती है जो गरीब, सीधा सादा और आदर्शवादी हो। इस प्रश्न पर मेरा उसका बड़ा झगड़ा होता है। बताओ, मैं ऐसा कैसे होने दूं? बड़े से बड़े मंत्रियों और अफसरों के लड़के मेरी लड़की से शादी करने के लिए लालायित हैं। मैं अपनी इज्जत पर कैसे आंच आने दूं? सहसा चुप होकर मैं कमरे के बाहर देखने लगा, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा हो या कोई और महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। लेकिन वास्तविकता यह थी कि मैं अपने झूठ से बेहद डर गया था और मुझे आशंका हुई थी व्यर्थ में ही कि कृष्ण मोहन मेरे रहस्य को ताड़ गया है। उसका मुंह मूर्खतापूर्ण आश्चर्य के भाव से उसी तरह खुला था और आंखें श्रद्धा के भाव से भरी थी। हाँ, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि क्या तुम किसी दूसरी लाइन में काम करना पसंद करोगे? मेरा मतलब है टीचरी लाइन को छोड़कर। समझो कि 500 रुपये तनख्वाह होगी। मैंने सिर घुमाकर उसकी आंखों में साहस के साथ घूरते हुए कहा। उसकी आंखें बैंगन की तरह निकल आईं।
उसने सूखी आवाज में पूछा, वो कैसे? मैं तो ये सब मुझ पर छोड़ो। मैं किसी मंत्री या अफसर से कह दूं तो तुम कल ही मोटर वाले हो जाओ। मैंने हजारों को ऐसा बना दिया है। मैं जिसको प्यार करता हूं उसके लिए क्या नहीं कर सकता। साथ ही मुझ में यह खराबी अवश्य है कि जिस पर मैं नाराज हो जाता हूं उसको मैं नेस्तो नाबूद कर देता हूं। बस तुम हामी भर दो। जी हाँ, आपकी कृपा। भैया, कृपा वगैरह की बात ना करो। मैं किसी पर एहसान नहीं करता। एहसान करने के लिए मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं। अच्छा, तो ठीक है ना, इस बात को अपने तक ही रखना। बस, चलता हूं। मैं लापरवाही से उठ खड़ा हुआ और हाथ उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। कृष्ण मोहन ने हड़बड़ाकर खड़े होकर नमस्कार किया। सहसा मैं घूम गया और माथे पर अंगुली रखते हुए जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो धीरे से बोला, हाँ भाई, मुझको इससे एक बात याद आ गई। कोई खास बात नहीं। हाँ, इससे तुम्हारा भला जरूर होगा। साफ साफ बताना, बताओगे ना? जी हाँ। श्रद्धा एवं कृतज्ञता से जैसे कृष्णमोहन पिघल गया था। ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी राय को ठुकराओगे नहीं। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले तो कुछ ही वर्षों में मैं तुमको बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ही अवसर आता है, इस अवसर को बिरले ही पकड़ पाते हैं। जो इस अवसर को पकड़ लेता है वो बहुत ऊंचा उठता है, जो नहीं पकड़ता वो जिंदगी भर रोता है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कब करेंगे? मैं नहीं जानता। उसके मुंह से किसी तरह निकला, भाई ठीक ठीक बताओ। मेरे स्वर में रुखाई थी। शायद अगले वर्ष में। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे संकोच को समझ रहा हूं। लड़के को ऐसा ही होना चाहिए। उसको अपने माँ बाप के कहने पर चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम भी जानते हो कि जमाना तेजी से बदल रहा है। लड़के की मर्जी के खिलाफ आज कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं केवल तुम्हारी मंजूरी चाहता हूं। तुम्हारे पिताजी को तो मैं राजी कर ही लूंगा। मेरे कहने को वो टाल भी नहीं सकते। वो पुरानी नैतिकता और आदर्श में फले फूले हैं। वो उसकी बात को जान देकर भी मानेंगे जिसने उनके साथ एहसान किया हो। हालांकि मैं इसलिए कभी एहसान नहीं करता। बात यह है कि एक मेरे दोस्त हैं, नाम अभी नहीं बताऊंगा। इस प्रांत के बहुत बड़े आदमी हैं। इस शहर में बहुत बड़ा बंगला है, कई मकान किराए पर हैं, कई फर्मों में शेयर है, बैंकों में लाखों का बैलेंस है। अगर वो किसी भी सेठ से तुम्हारे लिए कह दें तो तुम कल ही 2000 तनख्वाह झाड़ने लगो। अपनी ही बिरादरी के हैं। तो उनकी एक ही लड़की है, इकलौती संतान, मेरी ही तरह। भाई बहुत सुंदर तो नहीं, लेकिन बड़ी काबिल, पढ़ी लिखी, घर गृहस्थी में निपुण। सारा परिवार बड़ा ही सरल। हाँ, तो वो मेरे मित्र पक्के गांधीवादी हैं। खुद उन्होंने एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी से शादी की थी। वो तो अपनी लड़की की शादी हरिजन से करने को तैयार हैं, लेकिन मेरे कहने से उनका दिमाग कुछ बदला है। तुम कहो तो उस लड़की से मैं तुम्हारी शादी तय करा दूं। मैं बड़ी तेजी से बोल रहा था, मेरे मुंह के कोरों पर गाज आ गया था। कृष्णमोहन का चेहरा तेजी से उतर गया। उस पर जैसे स्याही पुत गई। वो कुछ न बोल सका और नीचे देखने लगा। भाई तुम चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ रुखाई से कहा। मैं तुमसे निश्चित जवाब चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम मेरी बात नहीं टालोगे। इससे मेरे दिल को बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। हर व्यक्ति आज स्वतंत्र है। वैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लाखों के मालिक हो जाओगे। पत्नी ऐसी पढ़ी लिखी मिलेगी कि तुम्हारी गृहस्थी को स्वर्ग बना देगी। तुम्हारे माँ बाप और परिवार के लोगों का दुख सदा के लिए खत्म हो जाएगा। उनके प्रति भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। बस एक बार हां कर दो, फिर मैं सब देख लूंगा। 2 दिन का समय चाहता हूं। उसका डूबता हुआ स्वर था। ठीक है, 3 दिन का समय लो। आज है सोमवार। मंगल, बुध और बृहस्पतिवार तक तुम सोचो और शुक्रवार को आकर मुझे बता दो। ठीक? जी हाँ। मैं चला आया। बाहर आते ही उस पर मुझको बड़ा गुस्सा आ गया। स्वीकृति को टालने की उसे हिम्मत कैसे हुई? 3 दिन तक मैं धैर्य धारण किए रहा। जब चौथे दिन शाम तक उसका कोई जवाब न आया तो मैं समझ गया कि उसको प्रस्ताव मंजूर नहीं। शायद वो मेरे पास कभी नहीं आएगा और न उसका उत्तर। मुझे लगा कि क्रोध और निराशा से मैं पागल हो जाऊंगा। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। जो मेरी इच्छा को ठुकराएगा उसको फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्कूल की मास्टरी तो कल ही चली जाएगी, लेकिन इतना काफी ना होगा, कोई कड़ा दंड। मैं गलती पर था। उसी दिन 10 बजे रात को एक अपरिचित नौजवान मुझे एक लिफाफा दे गया। वो कृष्ण मोहन का पत्र था। उसमें लिखा था, पिछले 3 दिन में जिस परेशानी और उलझन में रहा उसको बता नहीं सकता। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में आप मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जब मैं शहर में पढ़ता था तो एक लड़की से मेरी जान पहचान हो गई थी।
उससे मैंने शादी का वादा किया था। वो एक गरीब घर की मामूली लड़की है। उसी की बातें मुझे याद आती रहीं और मुझे कष्ट पहुंचाती रहीं। परंतु सबसे बड़ा है इंसान का कर्तव्य। आपने मेरे और मेरे कुटुंब के साथ जो एहसान किया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। इस उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। मुझे धन का मोह नहीं, उससे अधिक मैं सिद्धांत, कर्तव्य और आदर्श को प्यार करता हूँ। कर्तव्य पालन के लिए मैं सारी दुनिया का विरोध कर सकता हूँ, चना सत्तू खाकर रह सकता हूँ। आपका प्रस्ताव तो मामूली बात थी। यदि आपने जान देने को भी कहा होता तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाता। पत्र कुछ और लंबा था। बहरहाल उसी वर्ष गर्मी में कृष्णमोहन की मेरी लड़की से शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से। इसके पूर्व 1,500 रुपये मासिक वेतन पर वो एक फर्म में मैनेजर हो गया था। मुझे पक्का विश्वास है कि वो जिंदगी भर मेरी लड़की का आज्ञाकारी पति बना रहेगा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लेखक अमरकांत की लिखी कहानी लड़की की शादी। उम्मीद है इस कहानी से आपका मनोरंजन जरूर हुआ होगा। अन्य लेखक तथा लेखिकाओं की कहानियां सुनने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें चुन सकते हैं। आप जो भी प्रतिक्रिया देना चाहें उसका स्वागत है। और नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।